नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वक्फ संशोधन बिल कल 12 बजे लोकसभा में होगा पेश। 8 घंटे तक होगी चर्चा के बाद बिल को पास कराने की पूरी तैयारी। वक्फ बिल पर एनडीए में बनी सहमति। वक्फ बिल के विरोध में विपक्ष कमर कसकर तैयार। ओवैसी बोले वक्फ बर्बाद बिल है। अखिलेश ने कहा विरोध था, है और रहेगा। तेजस्वी भी भड़के, कांग्रेस भी विरोध में खड़ी। दिल्ली विधानसभा में आज फिर केजरीवाल पर कैग प्रहार। वायु प्रदूषण पर कैग रिपोर्ट हुई पेश। रिपोर्ट से कई बड़े बड़े खुलासे। वाहनों का प्रदूषण रोकने में नाकाम रही आप सरकार। बुलडोजर एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने बताया असंवैधानिक और अमानवीय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुलडोजर हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है। साथ ही पीड़ितों को 10-10 लाख मुआवजा का आदेश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अखिलेश यादव काफी खुश। उत्तराखंड में धामी सरकार का बड़ा फैसला। 4 जिलों में बदले 17 जगहों के नाम बदलने को लेकर सियासत भी जबरदस्त हाई। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी सरकार के बड़े एक्शन प्लान की। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। बिल कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। बिल को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है। बीजेपी ने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को कल संसद में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर 8 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया है। इसके बाद बिल के लोकसभा में पास होने के पूरे आसार है। सरकार की तरफ से इस बिल को पारित कराने की जिम्मेदारी खुद पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने उठा ली है। आज शाह ने जेडीयू के ललन सिंह और संजय झा के साथ एक बैठक की। बैठक में शाह ने जेडीयू सांसदों के साथ वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा की। तो वहीं एनडीए की अहम सहयोगी दल तेलुगु देशम पार्टी ने भी सरकार का साथ देने के लिए बिल का समर्थन करने का पूरी तरह से ऐलान कर दिया है। इस बिल का एनडीए के सभी सहयोगी दल समर्थन करेंगे। हालांकि सहयोगी पार्टियों ने बिल को और लचीला बनाने के लिए कुछ बदलावों का सुझाव भी दिया है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। कल 12 बजे बिल पेश होगा। क्या है सरकार की तैयारी? तैयारी पूरी हो गई। संख्या 293 वर्सेस 239, बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा गैप है। और ये लोग, इनकी पूरी स्ट्रेटजी ये थी कि नायडू साहब और नीतीश कुमार को किसी तरीके से अपने पल्ले में ले आए। तो कभी इफ्तार में उनको बुलाया नहीं जा रहा, उनके इफ्तार को बायकॉट किया जा रहा। तरह तरह के जितनी भी तिकड़मबाजी लगानी थी लोगों ने लगा लिया। लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ, आज शाम ढलते ढलते जेडीयू और टीडीपी दोनों ही पार्टियों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। मतलब सारा विरोध, सारा तमाशा खत्म हो गया। अब जो कुछ भी बचा है वो लोकसभा में कल एक औपचारिकता पूरी की जाएगी। 8 घंटे बहस होगी। बस इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि देखना ये है वक्त के ऊपर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो और कई सारी पार्टियां, वो किस तरीके से एक ड्रैकोनियन कानून को, वक्फ को किस तरह से डिफेंड करती है, इस पे हमारी नजर होगी। जी, तो कल बड़ा धमाका लोकसभा में होगा। अमित शाह की तैयारी पूरी है, तो वहीं कुछ विपक्षी दल कमर कसकर बिल का विरोध करने में जुटे हुए हैं। इंडिया ब्लॉक की आज बैठक भी बुलाई गई। वह बिल को लेकर रणनीति पर चर्चा की बात कही जा रही है और पूरी उम्मीद है विपक्ष कल जमकर हंगामा काटेगा। बिल के पेश होने से पहले बयानबाजी भी जमकर हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम इस बिल के खिलाफ थे और आगे भी रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह वक्फ बर्बाद बिल है। इनका एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लाना। तो तेजस्वी यादव ने भी कहा कि यह संवैधानिक विधेयक है, बिल का विरोध करेंगे। कांग्रेस भी विरोध में खड़ी है। कांग्रेस का कहना है कि जल्दबाजी में और आपाधापी में इस तरह का बिल सदन से पास ना करे मोदी। सर, आपने तो बताया कि सरकार की क्या तैयारी है, विपक्ष की अब क्या रणनीति है? विपक्ष की कोई रणनीति, सब फेल हो गई रणनीति। आप ये कह रहे हो कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, हिंदुओं के देश में हिंदुओं की जमीन के ऊपर कब्जा करने के लिए कानून बना रहेगा। यह अजीब कहानी है।
आप डिमांड क्या कर रहे हो? आप डिमांड कर रहे हो कैसा कानून कि जिस मंदिर पे हाथ रख दे वक्फ बोर्ड वो मुसलमानों का हो जाए? ये किस तरह का कानून मांग रहे हो भाई? आपको बोलते लज्जा भी नहीं आती? और दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इन लोगों के पास न तर्क है, न संख्या है, न विजन है, और मुसलमानों को ठगने का सारा सामान इनके पास मौजूद है। इनसे पूछना चाहिए कि आप लोगों ने पिछली बार दिल्ली में दंगे करवाए सीए के नाम पे, इन्हीं लोगों ने दंगा करवाया, मुसलमानों को भड़काया कि तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। अभी ये उल्टा कहानी बता रहे हैं कि तुम्हारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदरसे छिन जाएंगे, दरगाहों को ले लिया जाए। कोई जमीन किसी से नहीं छीनी जा रही है, और इसलिए सरकार ने अपने जो पार्टनर्स हैं, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, उनको समझाने में ये कामयाब रहे। और इन लोगों ने मुसलमानों को भड़काने की तमाम कोशिशें तो कर ली, लेकिन बिल कल पास होगा और ये लोग हंगामा करेंगे, वॉकआउट करेंगे। जी, अब बात दिल्ली की राजनीति की और केजरीवाल की बढ़ती मुसीबतों की। आज से 3 दिनों के पंजाब दौरे पर हैं अरविंद केजरीवाल, पर दिल्ली विधानसभा में आज एक बार फिर केजरीवाल का काला चिट्ठा खोला गया। आज दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने विधानसभा में प्रदूषण पर कैग रिपोर्ट पेश की है। वायु प्रदूषण से संबंधित इस रिपोर्ट पर 2 दिनों तक चर्चा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विभाग से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी जाएगी। इस 1 महीने के भीतर जवाब देना होगा। कैग रिपोर्ट में दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम में पूर्ववर्ती सरकार ने किस तरह के कदम उठाए और कहां पर किस तरह की लापरवाही की, इसको लेकर कैग रिपोर्ट में विस्तार से जिक्र किया गया है। निजी वाहन दिल्ली में प्रदूषण के कितने बड़े कारक रहे और सार्वजनिक वाहनों की कमी की वजह से दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर कितना बढ़ा है, साथ ही वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली से लेकर स्वच्छ परिवहन रोकथाम और परिवर्तन रणनीतियों के साथ साथ सड़कों पर होने वाली अवैध पार्किंग को लेकर भी इस कैग की रिपोर्ट में कई बड़े बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। आज एक बार फिर से नई कैग रिपोर्ट वायु प्रदूषण को लेकर कैसे केजरीवाल एक बार फिर फंसे? देखिए, प्रदूषण तो पॉलिटिकल प्रदूषण है, ये आम आदमी पार्टी। इन लोगों ने दिल्ली में एयर क्वालिटी बेहतर हो, इस पे सिर्फ और सिर्फ लिफाफाबाजी किया है, कुछ नहीं और किया। क्योंकि इससे वोट इंपैक्ट नहीं होता तो केजरीवाल कोई काम करेगा नहीं। मालूम चल रहा है कि जो प्रदूषण मापने की पूरी जो विधा थी उसमें गड़बड़ी कर दिया आपने। जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट देने का जो तरीका था उसमें भी घूसखोरी, उसमें भी करप्शन, उसमें भी गलतियां। आपने वायु प्रदूषण को खत्म करने के लिए जितने भी उपाय लगाए उन सब में खामियां। ये तो कहता था कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मुझे सब चीज का नॉलेज है। इंटरव्यू में जाता था तो कहता था कि भाई मुझसे शराब के बारे में मत पूछो, मुझसे पूछो कि कैसे प्रदूषण कम किया जाता है, मेरे पास सारा ज्ञान है। तो ज्ञानी महापुरुष के ऊपर इनके एक के बाद एक काले कारनामे दुनिया के सामने आ रहे हैं, और केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे अब अपने कमरे के अंदर बंद हैं, वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। अभी तो दिल्ली का ये हाल किया है, पंजाब का क्या हाल होगा वो तो भगवान ही मालिक है। जी, बढ़ते आगे बात अगली खबर की। देश भर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कई राज्यों में एक समय पर बुलडोजर कार्रवाई चर्चा में रही, इसको लेकर विपक्ष कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। तो इस बीच सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के प्रयागराज में बिना नोटिस दिए ही बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। पीड़ितों को 10-10 लाख मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने प्रयागराज में घरों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को असंवैधानिक और अमानवीय करार दिया। कोर्ट ने कहा कि हमारे अंतरात्मा को झकझोरने वाला मामला है। कोर्ट का आदेश आते ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फैसले का स्वागत किया और यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन को लेकर टिप्पणी आई थी। एक बार फिर से क्या योगी रुकेंगे? देखिए, कोई रुकने वाला नहीं है। ये बुलडोजर चलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि बुलडोजर रुक जाएगा तो वो रुकने वाला है नहीं। ठीक है, लोग गए, आपने बता दिया इलीगल काम हुआ है, 24 घंटे का नोटिस नहीं देना था, उसका आपको प्रोसीजर जो है फॉलो करना था। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट की अंतर आत्मा
को झकझोर दिया। रेप होते हैं, कोई फेसबुक कमेंट लिखने पे किसी का गला काट दिया जाता है। चुनाव के बाद रैंपेंट मास रेप, मास लूट, मास आगजनी होती है, तो अंतरात्मा जो है नहीं झकझोरता किसी का। अचानक से हजार हजार लोग आ जाते हैं और घर में आग लगा देते हैं, वाहनों को आग लगा देते हैं, तो अंतरात्मा जो है उस समय सोने चली जाती है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह की भाई बयानबाजी मत कीजिए, यू हैव लॉस्ट इट। लोगों के नजरों में जो है आपकी साख जो है वो दांव पे लगी हुई है। भाई बंगाल वाला एपिसोड आया तो अंतरात्मा नहीं जागी, केरल के अंदर पॉलिटिकल किलिंग्स होता है तो अंतरात्मा नहीं जागती। तो अंतरात्मा जो है बड़ा सेलेक्टिव है, वो सारी चीजें को देख करके जो है वो सारा काम करता है। कोई बुलडोजर के हिंदुस्तान में पहली बार चल रहा है। ये इसलिए चलाया जाता है बुलडोजर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका गूंगी बहरी अंधी है। क्योंकि आपके पास कोई मसला आता है तो 20-20 साल तक लटकता है। जो गुनहगार होते हैं, जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, उनको लगता है कि भाई ठीक है अभी कर लो, कोर्ट में संभाल लेंगे, जज को खरीद लेंगे। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले लोग हैं उनको लगता है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा है, उसकी अंतरात्मा ऐसी मर चुकी है कि जिस वजह से अपराधी छूट जाते हैं। डर नहीं है, खौफ नहीं है। इस वजह से योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाया था। अब इसमें भी इनकी अंतरात्मा रो रही है, तो क्या किया जाए? अंतरात्मा को अपने पास रखिए। जो कानून है उसको सारे लोग फॉलो करेंगे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, वैलिड है, गैर संवैधानिक है, ठीक है, सारी चीज़ तो ठीक है। ये अंतरात्मा और इस तरह का डायलॉग जो है वो नहीं ठीक है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। उत्तराखंड में धामी सरकार एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में धामी सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। धामी सरकार उत्तराखंड में 4 जिलों के 17 जगहों के नाम बदलने का निर्णय लिया है। प्रदेश में कई जगहों के उर्दू नामों को बदलकर हिंदू नाम रखने का फैसला लिया गया, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और रुद्रपुर जनपद शामिल है, जिसे धामी सरकार ने जनभावनाओं के अनुरूप नाम परिवर्तित किए जाने का फैसला बताया है। अब जगहों के नाम बदलने को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने धामी सरकार पर निशाना साधा है। लोकसभा की कार्रवाई में शामिल होने जा रहे अखिलेश ने जब मीडिया वालों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर देना चाहिए। क्यों भड़क गए हैं अखिलेश यादव नाम बदलने को लेकर? अखिलेश को अपना नाम अखिलेशुद्दीन रख लेना चाहिए, ये तो यही कहा जाएगा ना। भाई इतना प्रेम क्या है मुस्लिम नामों से? वो कौन है, कहां से आए हैं? हिंदुस्तान का बच्चा रामायण पढ़ता है, महाभारत पढ़ता है, उसमें जो जगहें दी जाती है, उसमें जो इतिहास में बताया जाता है कि वहां के राजा थे, वो बच्चा आज के हिंदुस्तान में उस नाम को ढूंढता है तो पता चलता है कि वो तो है ही नहीं। कोई बता सकता है? अखिलेश यादव से ही पूछना चाहिए कि कहां है पांचाल, कहां है इंद्रप्रस्थ, कहां वो तमाम वेद पुराणों में जिन स्थानों का जिक्र है, ये सब मुसलमानों ने बदल दिया, आक्रांताओं ने नाम बदल दिया। तो जब नाम बदला जा चुका था तो फिर तो ये हिंदू संस्कृति को मिटाने के लिए वो काम किया गया। अब ये सरकार बदल रही है। मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले इसकी शुरुआत दिल्ली में होनी चाहिए। एक कमीशन तैयार कीजिए ताकि वो कोई लफड़ा ना रहे। एक कमीशन तैयार हो, 50-60 नाम एक बार एक झटके में दिल्ली में आप बदलिए। दिल्ली में ये जो मुगलों का शहर बताया जाता है उसको आप बदलिए। देखिए हर राज्य में ये सारी चीजें शुरू हो जाएगी। बहुत ही क्रांतिकारी काम किया है धामी साहब ने, वो बधाई के पात्र हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।